Hello and welcome everybody to our channel Myra Study Point. So in this video, I will give you the complete explanation of your chapter Law of Demand. Okay, your chapter Demand. So here you will get to know each and every topic which is covered in your demand chapter, like the concept of demand, demand schedule and curve, movements, the law of demand, which is the most important topic. Okay, and many other definitions which are very important concepts in this chapter. Okay, so without wasting any more time, let's begin with this. Okay, so let's start with the first topic, demand. So basically डिमांड होती क्या है? डिमांड वो होती है जैसे आप एक कमोडिटी की डिमांड कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो एंड उसको बाय करने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं, ठीक है, आप उसको बाय कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम डिमांड करना, ठीक है। एंड इसमें क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड होती है मतलब आपने जितनी क्वांटिटी डिमांड करी है, फॉर एग्जांपल आपको टमाटोज़ लेने हैं तो आपको कितने टमाटोज़ लेने हैं, ठीक है। तो वो होती है क्वांटिटी डिमांडेड। जितना आपके पास अभी फंड्स अवेलेबल हैं, जितना आपको नीड है आप उतना ही लोगे, तो वही होती है क्वांटिटी डिमांडेड कि आपको कितना लेना है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे डिमांड स्केड्यूल के बारे में। आपको पता है डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? डिमांड स्केड्यूल बेसिकली एक टेबल होता है, ठीक है। वो टेबल हमें क्या शो करता है? डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज़ की हम कितना कितना ले सकते हैं और कौन कौन से प्राइस पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर 2 मैंगोज़ लेंगे, ठीक है, वो हमें कम प्राइस पे पड़ेंगे रेदर देन 5 मैंगोज़। 5 मैंगोज़ ऑब्वियसली हमें ज़्यादा प्राइस पड़ेंगे क्योंकि उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ रही है। पहले हम 2 ही डिमांडेड कर रहे थे, अब हम 5 मैंगोज़ डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी क्या बढ़ रही है? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ना प्राइस भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 2 चॉकलेट्स डिमांड किए हैं, ठीक है, 2 चॉकलेट्स आपने 20 रुपीज़ के लिए, अब आपने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी, अब आपको 5 चॉकलेट्स चाहिए। तो जब आपने 2 चॉकलेट्स 20 रुपीज़ की लिए हैं तो आपने 5 चॉकलेट्स कितने की लोगे? 20 रुपीज़ की तो नहीं आएंगी ना, 5 कितने की आएंगी? 50 रुपीज़ की आएंगी, ठीक है। तो इसमें यही बताया जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, हमारा जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता है। ओके, अब डिमांड शेड्यूल में हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। ये 2 टाइप्स का होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है? जो एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड पर कंसीडर करा जाता है, मतलब एक सिंगल कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा है और कौन कौन से अलग अलग प्राइसेस पे, ठीक है। जो सिंगल कंज्यूमर है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस देखा जाएगा। अब जो आता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या देखा जाता है? जिसमें पूरी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सबकी कंबाइन करके देखा जाएगा कि कितना वो कंबाइन डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक कितनी क्वांटिटी इस मार्केट में डिमांड की गई है और कितने प्राइस पर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास डिमांड कर्व और उसका स्लोप। डिमांड कर्व क्या होता है? जो डिमांड कर्व ने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड स्केड्यूल का। जैसे डिमांड स्केड्यूल को हम एक टेबल में टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे ही उस सेम चीज़ को हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं डिमांड कर्व के थ्रू, उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। एज इट इज़ इसमें भी 2 पॉइंट्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व मतलब जो सारी डिफरेंट क्वांटिटीज़ दिखाएगा जो एक सिंगल कंज्यूमर बाय करना चाहता है डिफरेंट प्राइसेस पर, और मार्केट डिमांड कर्व वो सारी क्वांटिटीज़ शो करेगा जो एक मार्केट में सारे कंज्यूमर्स बाय करना चाहते हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ डिफरेंट प्राइसेस पर। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एंड वो क्यों होता है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि देखो जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जाता है ना, वैसे ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाती है। जितना ज़्यादा प्राइस होगा हम उतनी डिमांड कम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी है, हमें वो चाहिए, अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हम उसको कम अमाउंट में लेंगे, बट अगर उसका प्राइस बहुत कम है तो हम उसको ज़्यादा अमाउंट में लेंगे। तो यही कंसेप्ट है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी, इसलिए जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन हमें एक रिलेशन बताता है, जो हम किसी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं ना, उस डिमांड में और बहुत बाकी सारे फैक्टर्स में वो एक रिलेशन बताता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक सॉक्स का पेयर चाहिए, ठीक है, आप सॉक्स के पेयर की डिमांड कर रहे हो। अब वो आप सॉक्स के पेयर की डिमांड कब करोगे? जब समर सीज़न होगा या जब विंटर सीज़न होगा? ऑब्वियसली जब विंटर्स होंगे, क्योंकि बिकॉज आपको सॉक्स की नीड विंटर में पड़ेगी, समर्स में तो आपको सॉक्स की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। तो ये बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल
आपको जो मार्केट है वहाँ पे बटर स्कॉच आइसक्रीम भी है एंड वनीला भी है, स्ट्रॉबेरी भी है। बट आपको तो जब वनीला पसंद है तो आप वनीला ही लोगे, बटर स्कॉच या स्ट्रॉबेरी तो नहीं लोगे। तो जैसे आपकी टेस्ट और प्रेफरेंस पर डिमांड वो रिलाई कर रही है। ठीक है, अगर आपको जो चीज़ पसंद होती है आप वही लोगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो डिमांड है वो बाकी सारे फैक्टर्स से भी अफेक्ट करती है। अब बच्चों हमारे पास डिमांड फंक्शन के भी 2 टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वैसे ही मार्केट डिमांड फंक्शन में भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के हम फैक्टर्स पढ़ते हैं, क्या होता है। पहला आता है प्राइस। प्राइस मतलब, तो प्राइस से कैसे अफेक्ट होता है, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड वहाँ पे बढ़ जाएगी। ऐसे हमारा प्राइस अफेक्ट करता है। सेकंड चीज़ है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हेयर कम्स द पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चे। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम सब्स्टिट्यूशन में यूज़ करते हैं, लाइक जो हम एक गुड्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी है, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, अगर आपको टी नहीं मिली तब भी आप कॉफ़ी पी सकते हो। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट्स हैं जो एक की प्लेस पे दूसरा यूज़ हो सकता है, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेन और पेंसिल है, दोनों किस चीज़ का काम करती हैं, लिखने का काम करती है, तो आप पेन की जगह पे पेंसिल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब मेन पॉइंट आता है हमें सब्स्टिट्यूट करना कब होता है, हमें सब्स्टिट्यूट करते क्यों हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक गुड चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल आपको जूस पीना है। ठीक है, वहाँ पे 2 टाइप्स के जूस हैं। ठीक है, एंड आपको दोनों ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, एक का प्राइस ज़्यादा है, एक का प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली आप वो वाला लोगे ना जिसका प्राइस कम है। ठीक है, तो ये होता है हम वहाँ पे गुड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक की प्लेस पे दूसरा यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ठीक है, हम एक कोल्ड ड्रिंक की प्लेस पे, अगर एक कोल्ड ड्रिंक शॉपकीपर के पास अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी कोल्ड ड्रिंक उसकी प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हम दूसरी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर एक गुड का प्राइस बढ़ गया तो हम उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। समझ आया ये चीज़। फॉर एग्जांपल टी का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, टी की तो कम हो जाएगी क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया, बट कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि उसका प्राइस कम है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे वर्क करते हैं, एक गुड का प्राइस बढ़ता है और दूसरे की डिमांड बढ़ती है। एक गुड का प्राइस कम होता है, अगर एक का प्राइस कम हो गया और दूसरे की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एक का प्राइस कम हुआ मतलब जिसका प्राइस कम हुआ है उसकी ही डिमांड बढ़ेगी, तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ना कम हो जाएगी। तो इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में एक दूसरे की। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं, आप उनको सिंगल यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक, अगर आपको पेन यूज़ करना है तो उसके लिए इंक कंपलसरी है, इंक यूज़ करनी है तो उसके लिए पेन चाहिए ही होगा आपको, राइट। सो पेन और इंक की डिमांड एक साथ होती है तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब फॉर एग्जांपल आपका पेन का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो इंक है उसकी डिमांड फॉल होगी या नहीं, पेन का प्राइस बढ़ गया मतलब उसकी डिमांड फॉल हो रही है, तो ऑब्वियसली जब पेन की डिमांड फॉल हो रही है तो आपकी इंक की भी डिमांड फॉल होगी। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली अगर आपका इंक का प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो मतलब इंक की डिमांड बढ़ गई, अब इंक की डिमांड बढ़ रही है तो पेन की भी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो एक का प्राइस कम होगा तो दोनों की डिमांड बढ़ेगी, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दोनों की डिमांड कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर की इनकम डिमांड पर बहुत इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा हो गई, इनकम बढ़ गई तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, उसकी इनकम कम हो गई तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल गुड्स के लिए, बट जो इन्फीरियर गुड्स होता है उनके लिए क्या होता है, अगर हमारा इनकम बढ़ेगी तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। इन्फीरियर गुड्स जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गेहूँ हो गई, ठीक है, वीट, अगर आप पहले वीट लेते थे क्योंकि आपकी इनकम कम थी, तो अब आप क्या लोगे, अब आप फ्लोर लोगे, अब आप वीट नहीं लोगे, अब आप फ्लोर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वीट की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये होते हैं इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, लोगों के टेस्ट के हिसाब से उनकी डिमांड चेंज होती है, जैसे किसी को ये पसंद आता है, किसी को वो पसंद आता है, तो उसके हिसाब से डिमांड अफेक्ट करती है। एक्सपेक्टेशंस, अगर कोई सोचता है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, अगर हम सोचते हैं कि हमें गोल्ड लेना है बट उसका प्राइस फ्यूचर में कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अभी ना लेके वो फ्यूचर में लेंगे।
ऐसे ही ऑन द अदर एंड अगर हम सोचते हैं कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है तो हम क्या करेंगे, गोल्ड अभी लेके रख लेंगे क्योंकि फ्यूचर में तो उसका प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये फ्यूचर डिमांड, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर, इन सब की वजह से हमारी डिमांड अफेक्ट करती है। इसके बाद आता है हमारे पास मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन का मतलब होता है इसमें बहुत सारे डिमांड जो पूरी मार्केट में कंबाइंड डिमांड होती है वो कैसे अफेक्ट होती है। तो पहला फैक्टर है पॉपुलेशन साइज़। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अब पॉपुलेशन साइज़ क्या होता है, जैसे अगर पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा बायर्स होंगे, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ बायर्स होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, ये होता है पॉपुलेशन साइज़। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जिसके पास ज़्यादा इनकम होगी वो ज़्यादा अच्छे गुड्स लेंगे, जिनके पास कम इनकम होगी वो ज़्यादा कम गुड्स लेंगे। ठीक है, जैसे रिच हो गए, पुअर हो गए। रिच क्या करेंगे, डिमांड किसकी करेंगे, लग्जरी ज़्यादा, जो लग्जरी गुड्स हैं उनकी ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जो पुअर है वो जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, सारी चीज़ें को हम इक्वल रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं सबको कांस्टेंट रख दो, बस हमें क्या देखना है, प्राइस चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड से। लाइक क्वांटिटी मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो रही है। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। एंड लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस में हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स जितने भी अभी तक हमने पढ़े ना इन सबको कांस्टेंट रख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उसको कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है, उसके बाद डिमांड चेंज होगी। इनकम ऑफ द बायर्स, इनकम जो भी होगी उसको कांस्टेंट रख देंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, इनको कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस कांस्टेंट रख देंगे। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं, फिर लॉ ऑफ डिमांड जो चेंज होती है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। तो इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व मतलब जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग उस पर मूवमेंट हो रहा है नीचे और ऊपर, वो होता है मूवमेंट। शिफ्ट इन डिमांड कर्व मतलब हमारी डिमांड आगे से पीछे, पीछे से आगे ऐसे शिफ्ट हो रही है। सो बेसिकली मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व में क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है, वो होता है मूवमेंट इन डिमांड कर्व, और जो शिफ्ट होता है उसमें डिमांड में चेंज होता है। ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांडेड में जब चेंज होगा तो उसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जब प्राइस में डिक्रीज़ हो जाता है तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जब प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सेम वे शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, चेंज इन डिमांड, जब डिमांड में चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, या तो डिक्रीज़ होगा डिमांड में या फिर इंक्रीज़ होगा। चेंज होगा डिमांड में मतलब डिक्रीज़ इन डिमांड या फिर इंक्रीज़ इन डिमांड। ठीक है, और दोनों ही चीज़ें कब होती हैं, प्राइस हम सेम रख देंगे, प्राइस सेम रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा तभी तो शिफ्ट होगा ना, प्राइस की स्ट्रेट लाइन, प्राइस चेंज नहीं होगा तभी हम डिमांड को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, मतलब इंक्रीज और लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्राइस तो चेंज नहीं होता, फिर क्या चेंज होता है, चेंज इन फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है, चेंज इन फैक्टर्स, जो भी हमने सारे फैक्टर्स पढ़े थे उनमें चेंज होता है, तब हमारा शिफ्ट इन डिमांड कब होता है। So these are all the topics of your chapter demand. Hope you understand it very well. And in the next video, we will come up with the question answers of demand. We will show you the particular pattern in which you have to attempt all the question answers. Okay, and there are all the important questions and all the descriptive one. So stay tuned with us and like, share and subscribe our video and turn on the bell icon for daily updates. Thank you.